फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के अंदर आपने सबसे पहले जो पढ़ा था दैट इज फोटोसिंथेसिस का जो पूरा प्रोसेस है. फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन क्लोरोप्लास्ट which is a double membrane bound cell organelle in which their own genetic material that is DNA and ribosome that is 70s ribosome is present. Both the membranes are smooth and continuous in nature. जो भी autotrophic organisms हैं they all associated with photosynthesis process and there is two important functions of photosynthesis, that is release of oxygen in the atmosphere and provide food for all the organisms directly or indirectly. Clear? अब यहाँ पे जो पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इसमें कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट थे. जो रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस का उसको एक बार हम डिस्कस करते हैं. क्या रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए? तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सनलाइट का होना, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में होना एंड थर्ड वाटर एंड क्लोरोफिल. तो दीज आर रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस. अब अर्ली एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था वो परफॉर्म किया था जोसेफ प्रिस्ले साहब ने, जिसमें उन्होंने माउस, कैंडल और ट्विग का यूज किया था. और ये जो एक्सपेरिमेंट है इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने, प्रिस्ले साहब ने क्या बताया था कि जो एयर, जो बैड एयर कैंडल और माइस प्रोड्यूस कर रहे हैं उस बैड एयर को गुड एयर में कौन कन्वर्ट करेगा? जो प्लांट प्रेजेंट है वहां पर. तो इस वजह से अगर ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपने देखा था कि अगर यहाँ पे कैंडल जला दिया है और माइस, ठीक, तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे देखा क्या कि कैंडल भी बुझ गई और माइस की भी डेथ हो गई. बट इफ अ प्लांट प्लेस्ड इन द सेटअप, अगर कोई हमने प्लांट यहाँ इस सेटअप पे प्लेस कर दिया तो यहाँ पे क्या है कि दोनों की सर्वाइबिलिटी है, कैंडल जलेगा भी और माइस सर्वाइव करेगा ही. Similar experiment was performed by Jan Ingenhousz. Similar experiment was performed by Jan Ingenhousz. और Jan Ingenhousz ने क्या किया था? उन्होंने इस सिमिलर एक्सपेरिमेंट को प्रिस्ले के एक बार ये सनलाइट में परफॉर्म किए और एक बार डार्क में, मतलब इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट. तो इस बेसिस पे उन्होंने क्या देखा कि जब रात के टाइम पे डार्कनेस में, एब्सेंस ऑफ सनलाइट में, ये जो प्रोसेस है वो नहीं हो रहा है. प्रोसेस कौन सा? जो ऑक्सीजन रिलीज होने का प्रोसेस है, जो फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है. तो वहां पर इंजनहॉर्स ने क्या बताया कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. ये डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सनलाइट एसेंशियल, ये लाइन याद रखना आप, यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो सनलाइट एसेंशियल है, देखो ये है प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट ही इंजनहॉर्स ने यहाँ पे रिपीट किया था. एंड सो दैट सनलाइट इज एसेंशियल टू प्लांट process that somehow purifies the air fouled by burning candles are breathing animals. ये लाइन याद रखना. और क्वेश्चन का सिर्फ एक लाइन याद रखना है कि किसने बताया कि सनलाइट एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए? तो ये बात इंजनहॉर्स ने बताया था कि सनलाइट एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए. क्लियर? इसके बाद जो नाम आता है जूलियस वॉन सैक्स का, और इनसे आपको सिर्फ एक लाइन याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अल्टीमेटली प्रोड्यूस क्या होगा? ग्लूकोज. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अल्टीमेटली प्रोडक्शन किसका होगा? ग्लूकोज का. एंड दैट ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च. ये बात सबसे पहले किसने बताई थी? जूलियस वॉन सैक्स साहब ने. तो ये नाम याद हुआ. पहला नाम प्रिस्ले, दूसरा नाम इंजनहॉर्स,
थर्ड नाम जूलियस वॉन सैक्स। और इसके बाद आपको याद रखना है इंगलमैन साहब का एक्सपेरिमेंट। इंगलमैन साहब का एक्सपेरिमेंट क्या था? इंगलमैन का एक्सपेरिमेंट ये था कि जब प्रिज्म को यूज करके लाइट को स्प्लिट कर दिए, और ये पूरा सेटअप तैयार हुआ था। पूरा सेटअप कैसा तैयार हुआ था कि ये हमारा सेटअप था, यहाँ प्रिज्म लगा दिए थे तो ये विबग्योर रीजन दिखाई दिया था। अब इसके अंदर इन्होंने एक तो क्लैडोफोरा एल्गी को प्लेस किया और एरोबिक बैक्टीरिया को प्लेस किया। तो क्लैडोफोरा एल्गी और बैक्टीरिया को क्यों प्रोड्यूस किया था? क्योंकि क्लैडोफोरा इज एसोसिएटेड विद क्लोरो cladophora is associated with photosynthesis and release of oxygen, and जिस रीजन में ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होगा, जिस रीजन में ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होगा, एरोबिक बैक्टीरिया उस रीजन में ज्यादा ग्रो करेंगे। और जिस रीजन में ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, इट मींस कि उस रीजन में मैक्सिमम या मतलब उस रीजन में फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है। तो ऐसा ब्लू और रेड रीजन के लिए बताया जाता है, ब्लू और रेड रीजन में, क्योंकि इसके अंदर ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम में डायरेक्ट रिलेशन होगा। जितना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा उतना ही एक्शन स्पेक्ट्रम आप देख पाओगे। तो अगर यहाँ रेड और ब्लू लाइट में हम देखते हैं कि यहाँ रेड और ब्लू लाइट के अंदर एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, तो एक्शन यहाँ पे ज्यादा होगा, एक्शन स्पेक्ट्रम ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस यहाँ पर ज्यादा होगा और ग्लूकोज का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। इसके बाद एक लाइन आपने याद रखनी है। वैन नील जो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या डिमोन्स्ट्रेट किया था कि फोटोसिंथेसिस विच इज अ लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस, यहाँ पर जो ऑक्सीजन रिलीज होगा एज अ बाय प्रोडक्ट, दिस ऑक्सीजन comes from water and not from CO2। ये बताया था वॉन नील साहब ने, और इसी बात को कंफर्म किया था रूबेन एंड कामेन साहब ने, जब उन्होंने यूज किया था आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन O18 को, आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन O18 को। और ये पूरी तरह से प्रूफ हो गया इस प्रोसेस में कि ये जो ऑक्सीजन आया है, इट कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम CO2, इट कम्स फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम CO2। ये सारी बातें हमने जानी। इसके बाद जिस पार्ट में फोटोसिंथेसिस होगा उसमें हम देखते हैं क्या कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा? नॉर्मली ग्रीन लीव्स वाले पार्ट में होता है, विच हैव क्लोरोफिल। और यहाँ पर आपने देखा है कि जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक, ये मीजोफिल की वॉल्स पे प्रेजेंट है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब आप देखोगे तो ये एक मेम्ब्रेनस सिस्टम है, ठीक, मेम्ब्रेनस सिस्टम है। और यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट ट्रैपिंग ऑफ लाइट से एसोसिएटेड है। और यहाँ पर रीजंस हैं, दो रीजंस हैं। एक रीजन हम कहते हैं ग्रेनम को, ये वाला पूरा डायग्राम देखो फिर से, यहाँ पे ये तो हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील है, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन दोनों ही स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूअस हैं। और यहाँ पर जो ग्रेनम को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज स्ट्रोमा लैमिली, स्ट्रोमा लैमिली। बात समझ में आ गई? और ये जो पार्ट है, जो इनका मैट्रिक्स वाला पार्ट है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर राइबोसोम, स्टार्च ग्रेन्यूल, लिक्विड ड्रॉपलेट एंड अलोंग विद अ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA। ठीक, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में दो सेल ऑर्गेनील्स हैं जो जिनको हम डिनोवो ऑर्गेनील्स कहते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ देयर ओन जेनेटिक मटेरियल दैट इज DNA। ठीक, अब
नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि कौन कौन से पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इस फोटोसिंथेसिस में, तो सबसे पहले जब आप याद रखोगे कि जब हम लीफ का क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन कर रहे हैं तो बेसिकली हम क्या देखते हैं कि चार मेन टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड, जिनको हमने डिटेल में पढ़ा भी था। यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि क्लोरोफिल ए ये लीडिंग रोल प्ले करेगा, मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बाकी जो हैं वो एसेसरी पिगमेंट्स कहलाएंगे, जिनके दो फंक्शंस मैंने आपको बताए थे। एक तो शील्ड पिगमेंट्स की तरह वर्क करेंगे, और दूसरा शील्ड पिगमेंट के साथ साथ दे वर्क एज एंटीनी मॉलिक्यूल्स। एंटीनी मॉलिक्यूल्स का रोल क्या है? एंटीनी मॉलिक्यूल्स ये जैसे एंटीना का फंक्शन है कि वो अलग अलग यहाँ पे वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करके उस एनर्जी को फाइनली रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पर आपको याद रखना है एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को। यहाँ पर देखो जो ब्लैक से दिखाया गया है दैट इज एक्शन स्पेक्ट्रम, एंड जो ब्लू से देख रहे हो आप वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे हमें याद क्या रखना है कि जिस जगह पे एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है वहीं पर एक्शन भी मैक्सिमम होगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे आपने एक लाइन जो याद करी थी कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्शन स्पेक्ट्रम के। क्लियर? मैक्सिमम जहां पे एब्जॉर्प्शन होगा वहीं पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस भी होगा, यानी एक्शन स्पेक्ट्रम भी वहीं ज्यादा होगा। बात क्लियर है सभी को? इसमें आपने अब हमें जो डिटेल में पढ़ना है वो दो रिएक्शंस मैंने फोटोसिंथेसिस की बताई थी आपको, एक लाइट रिएक्शन बताया था और एक डार्क रिएक्शन बताया था। लाइट रिएक्शन जिसको हमने फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं, जिनके अंदर मेनली क्या होगा, यहाँ पर मेनली अगर आप देखोगे तो लाइट का एब्जॉर्प्शन होने से यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और यहाँ स्प्लिटिंग होगा वाटर का, रिलीज होगा ऑक्सीजन का, और फॉर्मेशन होगा किसका? एटीपी एंड एनएडीपीएच का। इस एटीपी और एनएडीपीएच यही मेन कंपोनेंट हैं इस लाइट रिएक्शन के, जो कहलाते हैं एसिमिलेटरी पावर, जिनकी रिक्वायरमेंट डार्क फेज में होगा, बायो सिंथेटिक फेज के अंदर होगा। बात क्लियर है यहां तक? इसके अंदर जब आप देखोगे डिटेल में तो जो पिगमेंट्स हैं, ठीक, दो फोटोकेमिकल पिगमेंट हैं जो फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 हैं। फोटो सिस्टम 1 एंड 2 की इंपॉर्टेंस क्या है और ये कैसे फंक्शन करेंगे, इसमें देखो, इसमें हमें तीन बातों का ध्यान रखना है मेनली। एक तो ये फोटो सिस्टम क्या है, दूसरा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, और ये ईटीएस कैसे परफॉर्म होगा। इन तीन बातों को हमें बहुत ही डिटेल में पढ़ना है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो ये तीन बातें आप डिटेल में पढ़ोगे उसमें सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम की हम बात करते हैं, और इस फोटो सिस्टम में आप देखोगे क्या क्या प्रेजेंट होगा इसकी बात करेंगे। अब ध्यान से देखो इसमें। देखो,
हम बात करने जा रहे हैं फोटो सिस्टम की। ठीक, देखो फोटो सिस्टम में हम बात किसकी करेंगे? फोटो सिस्टम के अंदर हम बात करते हैं पहले रिएक्शन सेंटर की, रिएक्शन सेंटर की। ठीक, और हम बात करते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस की। किसकी? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस की। ठीक, और रिएक्शन सेंटर हमेशा याद रखना कौन होगा रिएक्शन सेंटर? तो रिएक्शन सेंटर हमेशा होगा कौन? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। अब चाहे अगर हम बात करें PS1 की, जिसमें जो एब्जॉर्प्शन होगा वो होता है P700, और PS2 की अगर हम बात करेंगे, PS2 फोटो सिस्टम सेकंड, यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन होगा वो 680 नैनोमीटर लाइट का होता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस में प्रेजेंट होंगे लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स LHP, और यहाँ पर प्रेजेंट होंगे प्रोटीन। तो यहाँ LHP के अंदर जो लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट हैं, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट, जिसमें आप देखोगे क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटिनॉइड्स, ये सारे प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे जब आप देखोगे कि ये जो एंटीनी मॉलिक्यूल्स हैं ये कैसे वर्क करेंगे, ये हमारे पास क्लोरोफिल ए है। ठीक, अब इस क्लोरोफिल ए के चारों तरफ ये 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 सब क्या है? ये लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स हैं जो बेसिकली लाइट एब्जॉर्ब करेंगे अलग अलग वेवलेंथ्स की। ठीक, एंड ये जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी, ये कन्वर्ट होगी किसमें? केमिकल एनर्जी के अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। और इसी बात को एक टर्म से हम समझते हैं, इसी बात को एक टर्म से समझते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्वांटम कन्वर्जन। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये क्वांटम कन्वर्जन कौन करेगा? तो आपके पास केवल एक ऑप्शन है, दिस क्वांटम कन्वर्जन, दिस क्वांटम कन्वर्जन इज परफॉर्म्ड only by chlorophyll A. This quantum conversion is only performed by chlorophyll A. बात समझ में आ गई सभी को? बोलो, बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ, इस क्वांटम कन्वर्जन के बाद मेनली अगर हम डिटेल में थोड़ा सा हमें याद रखना होगा PS1 और PS2 के बारे में। देखो, जब भी बात करेंगे PS1 की, ठीक, तो अभी आपने देखा कि इनका एब्जॉर्प्शन कितने पे होगा और PS2 का एब्जॉर्प्शन कितने पे होगा। जब आप PS1 यानी फोटो सिस्टम 1 की बात करेंगे तो इसमें जो रिएक्शन सेंटर होगा वो क्लोरोफिल ए ही होगा दोनों के अंदर, लेकिन यहाँ पर लाइट अगर आप देखोगे तो PS1 ये कितनी लाइट एब्जॉर्ब करता है? 700 नैनोमीटर की, और ये 680 नैनोमीटर की। क्लियर? अब दूसरी बात क्या है कि PS1 की अगर आप प्रेजेंस देखोगे तो इट लाइज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ थैलाक्वाइड, लाइज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ thylakoids। क्लियर? एंड अगर यहाँ पे PS2 को देखोगे तो PS2 कहाँ होगा? इनर मेम्ब्रेन पे, इनर मेम्ब्रेन या इनर सरफेस ऑफ
थाइलेकोइड्स। क्लियर। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है कि PS1 फाउंड इन बोथ ग्रेना एंड स्ट्रोमा लैमिली, ये दोनों में होगा, ग्रेना एंड स्ट्रोमा लैमिली दोनों के अंदर, एंड ये केवल कहाँ पे होगा, ग्रेना में, ग्रेना में। ठीक। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दो पॉइंट और हैं। जब हम PS1 की बात करेंगे तो PS1 पार्टिसिपेट इन बोथ साइक्लिक एज वेल एज नॉन साइक्लिक। अगर हम PS1 की बात करें तो ये एसोसिएटेड हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक, दोनों के लिए एसोसिएटेड हैं। बट अगर हम बात करें PS2 की तो PS2 ओनली इन्वॉल्व इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब जो लास्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कि विच सिस्टम PS1 और PS2 इज एसोसिएटेड विद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, कौन है जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से एसोसिएटेड है। तो याद हमेशा क्या रखना है, PS2 इज एसोसिएटेड विद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। क्लियर है। PS2 is associated with the splitting of water and PS1 is not associated with splitting of water। क्लियर है। अरे बोलो समझ में आया, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। अब जो यस सर, हमें समझ आ समझना गया। है, यस वेरी सर, गुड। समझ यस आया। सर। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली जो समझ में नहीं आता है, ठीक, उसको आपको याद रखना है। कैसे हमें डिस्कस करना है रेडॉक्स पोटेंशियल को, और हमें पढ़ना है जेड स्कीम। जेड स्कीम जो आप पढ़ते हो किसके अंदर, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एक्चुअल में है क्या। क्लियर। अब यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, तो इसमें क्या देखोगे आप, देखो स्टार्टिंग से फिर से हम बात करते हैं पहले नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, नॉन साइक्लिक फ्लो का मतलब क्या होगा। जैसे सभी को पता होता है साइक्लिक का मतलब क्या है, जहां से शुरू हुए वहीं पे कंप्लीट हो गया साइकिल। अब नॉन साइक्लिक का मतलब क्या है कि जहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, जहां से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए, दोबारा वहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंचे। और यहाँ जो एक टर्म है जिसके बारे में हमें जानना है सबसे पहले, वो है रिडॉक्स पोटेंशियल। केमिस्ट्री में आपने डिटेल में पढ़ा होगा, मिली वोल्ट या वोल्ट में इनको मेजर करते हैं, रिडॉक्स पोटेंशियल को। और जो हमें जानना है वो क्या है कि यहाँ रिडॉक्स पोटेंशियल में हम क्या देखेंगे कि लो रिडॉक्स पोटेंशियल से हाई रिडॉक्स पोटेंशियल, लो रिडॉक्स पोटेंशियल से हाई रिडॉक्स पोटेंशियल में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, लो रिडॉक्स पोटेंशियल से हाई रिडॉक्स पोटेंशियल में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो अपहिल होगा या डाउनहिल होगा। बोलो कामाक्षी। लो रिडॉक्स पोटेंशियल से ये है हमारे पास हाई रिडॉक्स पोटेंशियल, और ये है हमारे पास लो रिडॉक्स पोटेंशियल। ये हाई रिडॉक्स पोटेंशियल है +1, ये लो रिडॉक्स पोटेंशियल है -1। अब ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा हाई रिडॉक्स पोटेंशियल से लो रिडॉक्स पोटेंशियल की तरफ, तो इस मूवमेंट को हम अपहिल मूवमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, अपहिल मूवमेंट। जबकि लो रिडॉक्स पोटेंशियल से हायर रिडॉक्स पोटेंशियल की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, डाउनहिल मूवमेंट। और एटीपी कब बनेगी,
जब डाउनहिल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, जब डाउनहिल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। सारी बातें समझ में आ गई? दोबारा से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम रिडॉक्स पोटेंशियल में जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो देखते हैं तो लो रिडॉक्स पोटेंशियल से हाई रिडॉक्स पोटेंशियल में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इनको हम क्या कहेंगे? डाउनहिल मूवमेंट, डाउनहिल मूवमेंट। और जब हाई रिडॉक्स पोटेंशियल से लो रिडॉक्स पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट होगा तो इसको हम कहेंगे अपहिल मूवमेंट, अपहिल मूवमेंट। सभी को ये क्लियर हुआ? डाउनहिल कब होगा और अपहिल कब होगा? बोलो, डाउनहिल कब होगा और अपहिल कब Yes, होगा? sir. रिडॉक्स पोटेंशियल के रेफरेंस में। क्लियर है सभी को? अब अगर हम बात Yes, करें sir. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, अगर हम बात करें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, तो यहाँ पे क्या होगा? इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ध्यान से समझना इस बात को, यहाँ पर जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, ये हमारे पास दो पिगमेंट हैं। एक को हमने बोला है PS2। अब ये कितने नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? सभी को पता है क्या? 680। क्यों, सही बात है या गलत बात है? 680। क्लियर? और जो दूसरा हम देखेंगे PS1 को, ये कितनी लाइट एब्जॉर्ब करेगा? 700 नैनोमीटर की। क्लियर? ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे ये सनलाइट आया, ये सनलाइट, फिजिक्स में सभी ने पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। ठीक, ये सनलाइट आया, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ और यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स अब रिलीज होंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, इसके अपटेक के लिए प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये पूरा सिस्टम हमारे पास जो हुआ वो हुआ PS2 का, जो ये लिखा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहाँ पर जो मूवमेंट हुआ, यहाँ पे जो मूवमेंट हुआ, ये अपहिल होगा या डाउनहिल होगा? तो ये जो मूवमेंट है ये अपहिल मूवमेंट हुआ, अपहिल मूवमेंट हुआ। यहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये जो मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का डाउनहिल, उसमें सबसे पहले इन्वॉल्व होगा फियोफाइटिन। कौन? फियोफाइटिन। फियोफाइटिन से PQ, PQ का मतलब है प्लास्टोक्यूनोन। प्लास्टोक्यूनोन से ये इलेक्ट्रॉन आएंगे साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स यहां, और फिर आएंगे प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा कहां? PS1 में। अब सिमिलर यही सनलाइट यहां भी आ रहा है, यही सनलाइट यहां भी पास हो रहा है। तो अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, इनको ये अब हमारे पास हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक, अब याद रखना यहां पर, एक तो यहां पर आप देखोगे कि ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की प्रेजेंस में यहाँ पे बना ATP। क्लियर? अब यहाँ
जो PS1 से इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, अब ये इलेक्ट्रॉन FeS और फेरोडॉक्सिन से ये जो यहाँ NADP था, ये कन्वर्ट हो गया NADPH2 के अंदर, NADPH2 के अंदर। बात समझ में आ गई? अब यहाँ इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को हमने नॉन साइक्लिक या इसको जेड स्कीम क्यों कहा है? क्योंकि ये अंग्रेजी के जेड लेटर की तरह है, ये ऐसे, ये देख रहे हो ना फ्लो ऐसे, तो ये जेड स्कीम है। और ये नॉन साइक्लिक क्यों है? क्योंकि यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए वो यहां पर नहीं पहुंचे, इसलिए ये जो पूरा आप देख रहे हो ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, जिसमें जो एसिमिलेटरी पावर बना है, एसिमिलेटरी पावर, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एसिमिलेटरी पावर किसे कहेंगे? तो ये एसिमिलेटरी पावर ATP और NADPH2 को कहेंगे। ATP और NADPH2 ये है एसिमिलेटरी पावर, and these assimilatory powers are utilized during the biosynthetic phase of photosynthesis। ठीक, दैट इज डार्क रिएक्शन। जो डार्क रिएक्शन है वहां पर इनका यूटिलाइजेशन हमें देखने को मिलेगा। ये पूरी बातें समझ में आई नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का। एक बार फिर से हम एनसीईआरटी की लाइंस की तरफ जाते हैं, जिसमें अब देखो क्या है, इसका स्नैपशॉट ले लेना बहुत अच्छे से, इसको समझना, क्योंकि इसमें एक सीक्वेंस भी क्वेश्चन पूछा गया है। फियोफाइटिन, PQ, साइटोक्रोम, BF कॉम्प्लेक्स, फिर प्लास्टोसाइनिन, फिर जाएगा ये PS1 में, और यहाँ पर इससे क्वेश्चन पूछा गया है FES से। क्लियर? अब देखो एनसीईआरटी की लाइंस में कि क्वेश्चन क्या आएगा। जेड स्कीम से डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि जेड स्कीम एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वो लाइन याद रखो। ये देखो पूरी बातें आप फिर से सुनो, सारी बातें देखो। जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये जो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है, इनको हम एंटीना भी कहेंगे। इनको हम क्या कहेंगे? एंटीनी मॉलिक्यूल्स भी कहेंगे। एंटीनी मॉलिक्यूल्स इसलिए क्योंकि ये इनको और इफिशिएंट बनाता है बाय ऑब्जर्विंग डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। ठीक, एंड जो सिंगल क्लोरोफिल ए है, इन्हीं को रिएक्शन सेंटर कहेंगे। रिएक्शन सेंटर दोनों ही सिस्टम में प्रेजेंट होंगे, PS1 में भी और PS2 में भी। इसमें मैंने आपको बताया PS1 के अंदर जो एब्जॉर्प्शन पीक होगा 700 नैनोमीटर का होगा, और PS2 के अंदर जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा होगा वो 680 नैनोमीटर का होगा। बात समझ में आ गई? अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसके अंदर हमें क्या याद रखना है? ये देखो, ये है, इसमें लाइंस देखो स्टार्टिंग से। देखो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, जो अभी हमने ड्रॉ किया था, उसको याद रखना। फोटो सिस्टम सेकेंड जो रिएक्शन सेंटर है, वो मैंने बोला 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हुए, ठीक, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पिक्ड अप बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसने इसको पास किया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू। क्लियर है? और ये मूवमेंट अपहिल होगा या डाउनहिल? बोलो जल्दी से। ये जो मूवमेंट होगा अब ये डाउनहिल होगा, एंड इसका जो मूवमेंट है ये रिडॉक्स पोटेंशियल के रेफरेंस में था, जो मैंने आपको पहले ही बोला। अब यहां पर जो PS1 को देखोगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो उसी टाइम पर ये भी एक्साइट होंगे 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने के बाद, और
ये इलेक्ट्रॉन फिर से पिक होने के बाद जो डाउनहिल होगा अगेन, इस टाइम पर जो NADPH2 का फॉर्मेशन है ये होना है। अब जो लाइन है जिसको आप याद रखोगे एकदम से, देखो फिर से सुनना, इस पे क्वेश्चन आया डायरेक्ट। this whole scheme of transfer of electrons, this whole scheme of transfer of electrons starting from the PS2, सभी इनको पता है PS2 से स्टार्ट किए थे, uphill to acceptor down the electron transport chain, PS1 excitation of electrons transferred to another acceptor, and finally downhill to NADP plus, reducing it to NADPH2 is called as Z scheme। और ये जो Z स्कीम है ये इसलिए बोला कि पहले इलेक्ट्रॉन अपहिल गया, फिर डाउनहिल, फिर अपहिल, फिर डाउनहिल। तो ये पूरा Z मतलब Z शेप का बन जाता है, इसलिए इनको हमने जेड स्कीम कहा है। जेड स्कीम कहा है, ये है पूरा। ये PS2 था, ये PS1 है। 680 700 ये पूरा, यहाँ से ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन आप देख पा रहे हो अच्छे से। ये है जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन, जिसमें हम नॉन साइक्लिक